हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ऑलरेडी रेशो सीरीज़ में लिक्विडिटी रेशो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये रेशो सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम सॉल्वेंसी रेशो के बारे में बात करेंगे। अगर आपने लिक्विडिटी रेशो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए और उसके बाद में आप सॉल्वेंसी रेशो की वीडियो देखिए तो आपको जो इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ आएगा। लिक्विडिटी रेशो में हमने ये देखा था कि फर्म की जो असेट्स होती हैं उसकी एबिलिटी कैश में कन्वर्ट होने की कितनी जल्दी है, वो तक कितनी जल्दी जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, एबिलिटी टू कन्वर्ट इन कैश। ना आज सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये देखेंगे कि जो फर्म है उसकी कैपेसिटी, जो मतलब उसकी खुद की एबिलिटी जो है, जो बाहर से उसने जितने भी लोन लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसको रीपे करने की उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी क्या है। तो आइए सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में शुरू करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। अब पहले तो सॉल्वेंसी का मतलब जान लीजिए। सॉल्वेंसी मतलब होता है एबिलिटी टू रीपे, मतलब जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसको पे करने की क्षमता, आपकी कितनी कैपेसिटी है। तो सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म का मतलब हुआ कि जो फर्म ने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी लोन लिए हुए हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो कंपनी को विद इन 12 मंथ्स रीपे करने होते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं जो कंपनी को 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के दौरान जो है वापस करने होते हैं। तो ये दोनों टाइप के जो लोन्स कंपनी लेती है उसको कंपनी रीपे कर सकती है या नहीं, ये हमें जो है सॉल्वेंसी रेशो बताती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब हमने इक्विटी एंड रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था, ये समझा था कि जो कंपनी है उसके जो प्रोमोटर्स कैपिटल कंपनी के अंदर लगाते हैं या रखते हैं, वो कंपनी का जो है एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ फंड होता है जिसको जो है कंपनी जो है लॉन्ग पीरियड के लिए अपना चलाती है। और बैंकर भी जब कंपनी को लोन देते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी जो है, ये जो प्रोमोटर्स ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है उसको विड्रॉ ना करें। तो वो जो है एक तरीके से अश्योरिटी देते हैं बैंक को, और वो एज अ मार्जिन बैंक की तरह काम करते हैं। बैंक के पास वो एक एज अ मार्जिन होता है कि कल को अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो हाँ, बैंक के पास में कुछ मार्जिन है। कभी भी जो बैंक है 100% आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन नहीं देती है, बैंक कुछ ना कुछ जो है मार्जिन रखती है। तो जो भी बैंक मार्जिन रखती है उसमें जो है, जो सिक्योरिटी बैंक के पास में मोर्गेज है, जो बैंक के पास में गिरवी रखी गई है, उसके साथ साथ जो प्रोमोटर्स हैं उसकी कैपिटल को भी बैंक जो है एज अ मार्जिन रख के चलती है। तो जो सॉल्वेंसी रेशो है उसमें ये देखा जाता है कि जो ओनर है उसका कितना फंड है। तो वो हमें सॉल्वेंसी रेशो की हेल्प से पता चल जाता है कि जो डेब्ट के मुकाबले जो ओनर का फंड है वो कितना है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से रीपे करेगा, वो अपने मार्जिन में से तो रीपे करेगा नहीं। तो प्रॉफिट जो है वो कंपनी का कितना है और उसके बाद में एबिलिटी कितनी है, वो इसके मार्जिन रखने की एबिलिटी से पता चलता है। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा कंपनी उतनी सही है, उतनी ही बैंक को जो है सेफ्टी रहेगी उसको पैसा देने में। आगे देखते हैं। यूज डेट टू फाइनेंस कैपिटल असेट्स, मतलब इस लोन को बेसिकली जो है लंबे पीरियड के लिए लिया जाता है। जो कैपिटल असेट्स होती हैं कंपनी की, जो जिससे कंपनी को काम आगे लंबे टाइम के लिए काम करना होता है, उस टाइप की असेट्स के लिए जो है कंपनी ऐसे लोन लेती है, और उसमें जो है ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। मेजर्स रिलेशन बिटवीन ओनर्स एंड बोरोवर्स फंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ओनर का फंड है, ओनर ने कितना पैसा लगाया है और उसने कितना उधार पे लिया है, उसके रिलेशनशिप को जो है सॉल्वेंसी रेशियो बताती है कि जो बाहर से फंड लिया हुआ है वो कितना है और जो ओनर के पास है वो कितना गुना है। तो आइए इसके जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है सॉल्वेंसी रेशियो के। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका डेट इक्विटी रेशियो, मेजर्स द रोल ऑफ लॉन्ग टर्म और टोटल डेट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब जो भी कंपनी ने ऐसे लोन जो कंपनी ने 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लिए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स का पार्ट होते हैं। वो लोन्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो हमने समझी थी कि उसके अंदर जो है 3 चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स। तो इन तीनों का जो टोटल होगा
वो शेयर होल्डर्स इक्विटी होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, मैंने उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आप इसमें कैसे कैसे इसको इंक्लूड करेंगे, इसकी क्या कैलकुलेशन होती है, तो आपको जो है डेट इक्विटी और भी अच्छे से समझ आएगा। तो ये बताती है उसके बाद में की रेशियो टू जज अ कंपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब फाइनेंशियल स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी किस दम पे खड़ी है, मतलब कि कंपनी के पास जो है डेट ज़्यादा है कि कंपनी के पास में इक्विटी ज़्यादा है। मतलब कंपनी जो है लोन लिए हुए बाहरी पैसे पे निर्भर करती है कि कंपनी अपने पैसों पे ज़्यादा निर्भर करती है, जो खुद के पास में उसके फंड्स है उस पर ज़्यादा निर्भर करती है। उसके बाद में मेजर्स कंपनी एबिलिटी टू रिपे इट्स ऑब्लिगेशन। और उसके बाद में जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियो का रूल है, तो डेट इक्विटी रेशियो भी यही बताती है कि कंपनी जो है अपनी ऑब्लिगेशन, जो अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को है वो कैसे रिपे करेगी, उसके पास में क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में डिस्कस करती है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो जिस तरीके से है, ये जो फॉर्मूला है आपका, आपको इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको इसको समझना है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से क्यों बना है। क्योंकि डेट इक्विटी में अक्सर जो है गलती हो जाती है, फॉर्मूलेज जो है रेशियो में याद नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रेशियो की यही होती है। तो जब आपको रेशियो का सिग्निफिकेंस समझ आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ को मुझे ऊपर रखना है, किस चीज़ को मुझे डिनोमिनेटर में रखना है। अब जैसे कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग, जो कंपनी की ऐसे लोन्स जो कंपनी ने 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लिए हुए हैं, उन लोन्स को निकालना होता है कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ से। कंपनी की जो टेंजिबल नेटवर्थ है वो निकलती है जब कंपनी अपनी कैपिटल को और अपने जो फ्री रिजर्व्स है उसमें से जब टेंजिबल इनटेंजिबल असेट्स को निकाल देती है तो कंपनी की नेटवर्थ आती है। तो उससे कितनी गुना ज़्यादा है, मतलब डेट जो है कंपनी के पास में कितना गुना ज़्यादा है उसके मुकाबले। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आप पेपर देने गए, पेपर है 100 नंबर का, आपके मार्क्स है 60, तो आप कैसे अपनी टोटल परसेंटेज निकालते हैं? आप क्या करते हैं कि 60 जो है उसको आप 100 से डिवाइड कर देते हैं और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपका 60% जो है वो निकल जाता है। तो कैसे पता चला आपको? जब आपने टोटल मार्क्स को जो है डिनोमिनेटर में रखा और जो आपकी मार्क्स आए हैं उसको आपने न्यूमरेटर में रखा। इस तरीके से जो है डेट इक्विटी कैलकुलेट होगा। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर आप वो वाले ही सिर्फ इसमें इंक्लूड करेंगे जो कंपनी ने 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए दिए हुए हैं। और वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो भी जो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए। वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है, उसका जो टेन्योर होता है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग साइकिल पे। तो हर इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो अलग होती है, मतलब जो उसने रॉ मटेरियल परचेज करे हुए हैं और उसका जो फाइनल कैश कन्वर्जन है उसमें जो समय लगता है वो ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो उसके हिसाब से जो है वर्किंग कैपिटल लोन का जो है टेन्योर डिसाइड होता है। तो ये डिपेंड करता है वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो उसके हिसाब से उसका वर्किंग कैपिटल लोन अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद में आपके अनसिक्योर्ड लोन और डिपॉजिट, और फिर और कोई जो दूसरी लाइबिलिटी है जो कंपनी ने बाहर से ली है 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, वो कॉम्पोनेंट्स ऑफ टेंजिबल नेटवर्थ। अब इसमें आपका आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से इंटेंजिबल असेट्स और डेफर्ड टैक्स असेट्स को जो है माइनस कर दिया जाता है। वो इसलिए माइनस किया जाता है कि जो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं उसके बिहाफ पे जो है बैंक लोन नहीं देती है क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जैसे कि गुडविल, गुडविल जो है एक इंटेंजिबल असेट्स है, मतलब कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, तो इसको कंसीडर तो किया जाता है कि जितनी अच्छी रेपुटेशन होती है कंपनी की तो बैंक जो है कंपनी को कंसीडर करती है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, लेकिन उसके बेसिस पे उसको लोन नहीं देगी। उसको लोन मिलेगा मार्जिन के बेसिस पे कि उसका अपने पास जो है खुद का फंड कितना है, उसके टोटल असेट्स कितने हैं, उसका खुद का फंड कितना है। तो उसके खुद का फंड मार्जिन जो है शेयर कैपिटल और रिजर्व बताते हैं, इसलिए उसमें से जो है इंटेंजिबल असेट्स को निकाल दिया जाता है। फिर आता है डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट्स जो होता है ये एक अकाउंटिंग एंट्री होती है कि कंपनी ने टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट किया लेकिन इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से कंपनी का उतना टैक्स नहीं बनता है। तो ये जिस एंट्री होती है बस घुमाई जाती है कि उतना जितना कंपनी ने ज़्यादा अगर दे दिया है टैक्स में
वो जो है वापस हो जाता है। तो जस्ट एंट्री घूमी है, तो इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए इसको भी जो है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स में से निकाल दिया जाता है। जब इन दोनों में से निकाल दिया जाता है तो टेंजिबल नेटवर्थ आती है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसके फॉर्मूले का। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ने जो डेट लिया हुआ है, कंपनी के जो लॉन्ग टर्म आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो 9 लाख रुपए हैं, और जो कंपनी की इक्विटी है, जो टेंजिबल नेटवर्थ है, वो 18 लाख रुपए है। तो जो फॉर्मूले के हिसाब से 9:18 होगा, जो कि आएगा 1:2। मतलब कंपनी ने जो 1 रुपये का उधार लिया हुआ है, कंपनी के पास उसके बदले में 2 रुपये है चुकाने के लिए। तो इसको एज अ परसेंटेज अगर आपको बताना हो कि कितना जो है मार्जिन परसेंटेज जो है कंपनी के पास है, मार्जिन कितना है, तो आप इस तरह बताएंगे कि कंपनी ने 100 रुपये का अगर लोन लिया हुआ है तो कंपनी की जो इक्विटी है वो जो है 2/3 है। अब यहाँ पे आ जाती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग। हमने पढ़ा था कि जो डेट इक्विटी है वो ये बताती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। तो 2/3 है, कंपनी के पास में 2/3 पैसा जो है अपना खुद का है। तो कितना आ गया ये आगे 66.7। मतलब जो कंपनी का मार्जिन है वो है 66.7 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर 100 रुपये का लोन दे रही है और कल को कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो 66% जो है कंपनी के पास में पैसा जो उसे रिकवर किया जा सकता है, इतनी जो है मार्जिन है कंपनी के पास में। तो ये बहुत ही सेफ हुई बैंक के लिए, तो बैंक इसको लोन देना चाहेगा कंपनी को। आगे देखते हैं। आइडियल रेशियो शुड बी बिलो 2:1। आइडियल रेशियो जो है 2:1 होनी चाहिए। मतलब अगर बैंक जो है 2 रुपये का उधार दे रही है तो कम से कम कंपनी के पास में 1 रुपया होना चाहिए। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा उसका एकदम उल्टा, मतलब 33.33% जो है उसके पास में मार्जिन होना चाहिए। बैंकर्स एक्सेप्ट रेशियो बिलो 3:1। बैंकर्स जो है 3:1 तक का रेशियो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो होता है आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आइडियल जो है वो तो आपकी 2:1 रहती है, लेकिन जो बैंकर्स है वो 3:1 तक भी एक्सेप्ट करते हैं। आगे देखिए। फॉर एसएमई कैन बी रिलैक्स टू 4:1। अब देखिए गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती है, जो एसएमईज होती हैं, जो एमएसएमईज फर्म्स होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है। तो 4:1 तक भी रिलैक्स है कि अगर वो 4 रुपये का उनको लोन आप दे रहे हैं और उनके पास में 1 रुपये मार्जिन है, 1 रुपया कैपिटल है, तो आपको उनको लोन देना पड़ेगा। मतलब 20% जो है वो मार्जिन जो है आपका रहेगा। अब 20% जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन एसएमईज के केस में जो है ये रिलैक्सेशन दी जाती है। और 3:1 जो है ये नॉर्मल गाइडलाइन होती है कि जो है 25% जो है वो ओनर का अपना रहेगा और 75% जो है बैंक फाइनेंस करेगा। और ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप किसी बैंक की भी आप गाइडलाइंस पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए या बड़े बड़े टर्म्स लोन्स के लिए, तो उसमें आपको ज़्यादातर जो है 25% ही देखने को मिलता है। और अगर आप एसएमई का केस है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाती है। हर बैंक का अपना अलग होता है और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस इसमें कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए जो आइडियल रेशियो है वो जो है 2:1 जो है बैंकर मान के चलता है। 2:1 से जितना नीचे रहती है बैंकर के लिए उतना अच्छा होता है, लेकिन केसेस जो है 3:1 वाले भी केसेस ख़राब नहीं होते, अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। और 4:1 अगर एसएमई का केस है तो उतना भी कंसीडर करना पड़ता है। आगे देखते हैं। फंडेड डेट इक्विटी रेशियो। फंडेड डेट इक्विटी रेशियो जो है ये डेट इक्विटी से अलग होती है। डेट इक्विटी रेशियो आपको ये बताती है कि लॉन्ग टर्म जो कंपनी ने डेट लिए हुए 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए जो डेट लिए हुए वो इक्विटी के मुकाबले कंपनी के पास में कितना ज़्यादा है। और जो फंडेड डेट इक्विटी है वो ये बताती है कि कंपनी के पास में टोटल जो डेट है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, वो कंपनी के पास में उसकी इक्विटी उसकी नेटवर्थ से कितना ज़्यादा है। ये कंपनी इसको तब कैलकुलेट किया जाता है जब कंपनी अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। तो उसके लिए अगर वो बैंक को अप्रोच करती है, या मान लीजिए बैंक के पास में किसी कंपनी की ऑलरेडी लिमिट चल रही है, मतलब ऑलरेडी लोन चल रहा है, वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा है, मान लीजिए उसके बैंक के साथ 1 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा है,
और वो चाहती है कि इसको जो है 1.5 करोड़ कर दिया जाए, तो बैंक जो है इस रेशो को ज़रूर कैलकुलेट करता है उसको कंसीडर करने के लिए, उसकी जो रिक्वेस्ट एनहांसमेंट थी उसको कंसीडर करने के लिए, या कंपनी अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी और वो बैंक को अप्रोच करती है तो ये रेशो जो होती है मस्ट होती है, ये बैंकर्स जो है कैलकुलेट करते ही करते हैं। तो आइए इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फंडेड डेट इक्विटी रेशियो जो होता है वो होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू नेटवर्थ। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पे हो गई शॉर्ट टर्म आउटसाइड लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी टू नेटवर्थ। नेटवर्थ का फॉर्मूला वही सेम रहेगा। शेयर कैपिटल में आप जो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इंटेंजिबल असेट्स को और डेफर्ड टैक्स असेट्स को। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कंपनी के पास में 18 लाख की आउटसाइड नेटवर्थ है, वो 9 लाख रुपए है, तो फॉर्मूले के हिसाब से वो ये जो है 18 होगा, ये 36 नहीं होगा 18 होगा, तो 18:9 होगा, तो वो आएगा 2:1। मतलब जो कंपनी की टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है वो जो है उसकी नेटवर्थ से 2 गुना ज़्यादा है। अगर कंपनी ने 2 रुपये का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट मिला के लिया हुआ है तो कंपनी के पास में रीपे करने के लिए 1 रुपया है। आगे देखते हैं, आइडियल रेशियो जो है वो 2:1 होगी। अभी जो आइडियल रेशियो है ये डिपेंड करेगी कंपनी ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कंपनी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रही है उसकी प्रोजेक्ट लाइफ के ऊपर और इनकम जनरेशन के ऊपर कि किस हिसाब से जो है ये इनकम जनरेट कर रही है और प्रोजेक्ट की कितनी लंबी लाइफ होगी। 10 साल का प्रोजेक्ट है, 15 साल का प्रोजेक्ट है, इनकम जो है कैसे कैलकुलेट करेगा, क्या बैंक को इसके लिए मॉरेटोरियम देना चाहिए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसमें कंसीडर करी जाती है। उस हिसाब से जो आइडियल रेशियो जो है देखी जाती है और ये भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस पर डिपेंड करती है। बैंकर्स जो है 4:1 तक भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रोजेक्ट होता है वो नया प्रोजेक्ट होता है, तो कंपनी को हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो है सिर्फ जो है लॉस हो, तो उस और कंपनी जो है ज़्यादा उधार ले और कंपनी के पास में मार्जिन ज़्यादा बचेगा नहीं, तो इसलिए जो है इस रेशो में जो है बैंकर जो है 4:1 को भी एक्सेप्ट करता है। आगे देखते हैं, या प्रोप्राइटरी रेशियो इनवर्स रिलेशन टू TOL टू TNW। TOL टू TNW जो है ये आपका आता है फंडेड डेट इक्विटी रेशियो, उसके साथ में इसका इनवर्स रिलेशन होता है। वो क्यों होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल फंड्स टू टोटल लायबिलिटीज, एकदम उल्टा हो गया। अब ये जो रेशियो है ये नेटवर्थ रेशियो जो होती है ये पॉजिटिव रेशियो में कंसीडर की जाती है। अभी तक हमने जो 2 रेशियो देखी वो जितनी कम होती है उतना बैंकर के लिए सेफ्टी मार्जिन रहता है, लेकिन ये रेशियो जितनी ज़्यादा होती है ये उतना ही मतलब अच्छा होता है। नेटवर्थ रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास अपने खुद के जो फंड्स हैं वो ज़्यादा है, और जब कंपनी के अपने खुद के फंड्स ज़्यादा हैं तो बैंकर का जो सेफ्टी मार्जिन है वो भी ज़्यादा रहेगा। या अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदने के हिसाब से कंपनी को देख रहे हैं तो उधर भी कंपनी का अगर नेट टू वर्थ रेशियो ज़्यादा है तो मतलब कंपनी जो है कम उधार लेगी, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी अपने पैसों के दम पे खड़ी है, तो कंपनी के पास में जो बाहरी लोन को रीपे करने का जो टेंशन है वो भी कम रहेगा, और ये जो है इनवर्स रिलेशन बताती है। आगे देखते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, नेट प्रॉफिट फिर डेप्रिसिएशन उसमें इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, उसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब हो गया आपका EMI। अब जो इसका कॉम्पोनेंट है ये नेट प्रॉफिट, इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसके कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने दिखाई है। जैसे कि टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वो हुआ जो कंपनी अपनी कोर ऑपरेशन से, जो कंपनी एक्चुअल जिस चीज़ में काम करती है उससे जो कंपनी मुनाफा कमाती है वो, उसमें माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस को, जो भी कंपनी के कोर ऑपरेशंस को चलाने के लिए उसका जो खर्चा होता है, स्टाफ का खर्चा हो गया या ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी खर्चा होता है वो टोटल एक्सपेंस का पार्ट होगा। जब उसकी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस जो कि C में है वो आ जाता है तो वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
फिर कंपनी की जो टैक्स है वो लगता है प्रॉफिट के ऊपर, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो होता है ये होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ गया कंपनी का। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन ये वो वाला डेप्रिसिएशन है जो फिक्स असेट्स पे लगता है। तो फिक्स असेट्स पे दो जगह इफेक्ट होता है, एक तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करते हैं, और दूसरा जो है आप फिक्स असेट्स में से जो है डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो ये वो वाला डेप्रिसिएशन है, तो इसको भी ऐड करा जाता है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, कंपनी की जो ईएमआई बनती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है और एक इंटरेस्ट पार्ट होता है। प्रिंसिपल तो वो होता है जो कंपनी ने एक्चुअल में लोन लिया हुआ है उसको थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में जब वो चुकाती है, और इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर लगता है जो ब्याज जो है वो भी इसमें ऐड किया जाता है, और उसको डिवाइड किया जाता है इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट से। ये जो डेट सर्विस कवरेज रेशो है ये हम जो है टर्म लोन के लिए ही यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी रेशोज पढ़े हैं वो जो है टर्म और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो डेट सर्विस कवरेज रेशो है वो सिर्फ टर्म लोन के लिए यूज़ की जाती है। ये बेसिकली ये बताती है कि जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, जो भी कंपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, जिस चीज़ के लिए कंपनी पैसा ले रही है, तो क्या उसकी कैश फ्लो ऐसी है कि वो पैसा दे पाएगी, क्या वो इनकम जनरेट कर सकती है। क्योंकि जो भी लोन है उसका पैसा तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें से निकलेगा। जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियो जो मैंने शुरू किया था आपको ये बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो में ये तो बता देती है कि क्या कंपनी की एबिलिटी है पैसा देने की, मतलब क्या कंपनी के पास सफिशिएंट मार्जिन है, लेकिन वो पैसा देगी किसमें से, प्रॉफिट में से। तो फिर डेट इक्विटी रेशियो की एक्ट रेशियो है, ये बताती है कि कंपनी की रिपेइंग कैपेसिटी जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की कैसी है। इसको जो कैलकुलेशन होता है वो होता है जो भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है उसकी वो प्रोजेक्शंस देती है, मतलब ये फ्यूचर एस्टिमेट इनकम देती है कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी हर साल जो है इतनी इतनी इनकम होगी। बैंक उसको कैलकुलेट करती है, और जो उसकी इनकम है वो डिपेंड करती है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है कि नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं है। बैंक को लगता है कि अगर प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, वायबल का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे कंपनी को जो है ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कोई मुनाफे का प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनी ने ऐसी जगह अपना प्रोजेक्ट लगाया है जहाँ पे उसको जो फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा इंकर करनी पड़ रही है। हो सकता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस जगह पे उसने प्रोजेक्ट लगाया है बहुत ज़्यादा है, और भी जो भी चीज़ें हैं। तो बैंक जो है ऐसी कंपनीज को जो है जनरली लोन्स नहीं देते हैं अगर उनका प्रोजेक्ट जो है वायबल नहीं होता है, प्रॉफिट ठीक से जनरेट नहीं हो रहे होते हैं। आइडियल रेशियो 1.50। आइडियल रेशियो जो है 1.5 जो है वो कंसीडर करी जाती है। अभी 1.50 क्यों कंसीडर करी जाती है, मान लीजिए अगर ये 1.5 से कम है, 1 तक है तो भी एक्सेप्ट किया जाता है। इनिशियल डेज में जो है जो कंपनी है उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो फिक्स होती है। इनिशियल डेज में उसको प्रॉब्लम आती है तो 1 तक भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर ये 1 से भी नीचे है तो इसका मतलब ये जो है प्रोजेक्ट जो है ठीक नहीं है, मतलब वो इनकम ठीक से जनरेट नहीं कर पा रही है। इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है तो पैसा नहीं दे पाएगी कंपनी। इसलिए जो है 1.5 से नीचे जो है जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, 1.5 से ऊपर इसके एक्सेप्ट किया जाता है। अभी जो 1.5 है इसका मतलब क्या होगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 1.5 गुना ज़्यादा है उसका जो प्रिंसिपल है उससे। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कंपनी को, जो ईएमआई है वो देने में दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 से ज़्यादा है मतलब कंपनी के पास, तो कंपनी जो है बोरो ही नहीं कर रही है, उसके पास बहुत फंड है, कंपनी के पास में एनफ मार्जिन है, एनफ कैपिटल है, बहुत प्रॉफिट है कंपनी के पास में, लेकिन कंपनी जो है ज़्यादा बोरो नहीं कर रही है। तो ये तो बहुत ही सेफ सिचुएशन होगी, तो इसलिए 1.5 से ज़्यादा अगर डीएसआर रेशियो है तो उसको कंसीडर किया जाता है। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी कंपनी की डीएसआर रेशियो जो है ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है, वो आगे इनकम जनरेट करेगा, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव डीएससीआर, तो पहला है इंक्रीज रेवेन्यू, मतलब कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी जो है बेटर बनाने की ज़रूरत है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, उसको अपनी एडवर्टाइजिंग पे, अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उस पर और फोकस करना चाहिए, उसको अपने R&D पे फोकस करना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए कि जो कस्टमर्स है उनकी क्या डिमांड है,
कुछ इस तरीके से। उसके बाद में इंक्रीज टर्म ऑफ लोन। अब मान लीजिए जो कंपनी है उसका जो लोन पीरियड है वो कम है। अगर लोन पीरियड कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो ईएमआईज है बहुत ज़्यादा बनेंगी, तो लोन पीरियड को जो है बढ़ा दिया जाए। अगर लगता है बैंक को कि कंपनी जो है इसका प्रोजेक्ट अच्छा है और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है उसको बढ़ा दिया जाए। जो मैक्सिमम बैंक टेन्योर ऑफर कर सकता है वो ऑफ़र किया जाए, जिससे उसकी जो DSR रेशियो है वो ठीक आए। उसके बाद में बलूनिंग इफेक्ट। बलूनिंग इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी जो इनिशियल डेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, उसका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा रेवेन्यू नहीं दे पाता है, तो स्टार्टिंग के कुछ पीरियड के लिए या तो उसे मॉरेटोरियम दिया जाए, उस टाइम पे मतलब उससे लोन जो है EMI जो है ना सर्विस करवाई जाए, या जो है उससे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया जाए। जैसे मान लीजिए कंपनी को 1 साल का मॉरेटोरियम दिया है, 6 महीने का मॉरेटोरियम मिला है बैंक की तरफ से, 1 साल या 6 महीने उसने कोई बैंक को जो EMI नहीं पे किए, तो वो जो बाकी की, मान लीजिए अगर लोन 10 साल का है तो जो बाकी के 9 साल हैं उसमें उस 1 साल के जो भी उसका प्रिंसिपल देना था उसको, जो उसकी EMI उसको देनी थी, वो उसमें ऐड कर देंगे। तो वो इफेक्ट जो है उसके 9 साल की टेन्योर में जो है बैंक बांट देगा, तो वो जो होता है वो बलूनिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद में रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक के पास में ये पावर होती है कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हालांकि इस चीज़ को कंसीडर बैंक जो है इस पर चार्ज नहीं लगा सकता, लेकिन ये जो है एक कंसिडरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। गुडविल बहुत अच्छी है कंपनी की, बहुत अच्छी स्टैंडिंग है कंपनी की मार्केट में, तो इसको जो है रिड्यूस किया जा सकता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बैंक की कमेटी होती है अपनी, इसके द्वारा इसको कम किया जा सकता है। अगर इसको भी कम कर देते हैं तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि बैंक जो EMI है वो कम हो जाती है, तो जब EMI कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली कंपनी का जो DSR है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियोज जो हैं वो हम आने वाले जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी इसकी रेशियो की उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं। टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि जो कंपनी के जो फिक्स असेट्स हैं या कंपनी की जो सेल्स हैं वो कितनी एफिशिएंट है, वो कितनी तेज़ी से जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो उसकी टर्नओवर रेशियो जो है अगर कंपनी उसको भी इम्प्रूव कर लेती है तो भी जो है DSCR को इम्प्रूव किया जा सकता है। आगे देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे कि डेट कवरेज रेशियो जो है लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए निकाला जाता है, उसी तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निकाला जाता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपको ये बताती है कि कंपनी जो है EMI सर्व कर पाएगी कि नहीं, बेसिकली जो उसकी प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसके बारे में। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ये बताती है कि कंपनी जो है इंटरेस्ट सर्व कर पाएगी कि नहीं, कि उसकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी जो है कंपनी की कैसी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू इंटरेस्ट। ये जो होती है 2.5 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए। जो आइडियल रेशियो है 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। DSCR जो है 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और ये जो है 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे कि DSCR है कि उसमें भी 1 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसको भी 1 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट है इसका सेम DSCR जैसा ही होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं वो भी डिस्कस करूँगी, इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। और ये था सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। आगे जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो टर्नओवर रेशियोज़ के बारे में रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना